Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट चैनल फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। देखो, आज मैं आपका पहले की तरह मॉडल पेपर सेट 17 लेके आया हूँ, जो कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए किसी भी स्टेट के सेट के एग्ज़ाम के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है, या फिर किसी भी स्टेट में होने वाले सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप इनको इंटरेस्टेड हो, इससे पहले मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी ले सकते हो और एक साथ इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7891350470। इसके अलावा मैं जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दे दूंगा पीडीएफ लेने का मेथड और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का। तो देखो, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 से बात करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ के जवाब देना है। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चनों का आपको 10 मिनट में जवाब देना है। यदि आप 6 क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेट के लायक है, और यदि आप 8 क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी प्रिपरेशन है वो जेआरएफ के लायक है। ये हैं 10 क्वेश्चनों में से। इस पेपर में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन ऐड किया है, लेकिन मैं जो ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये 10 क्वेश्चनों पर है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चनों पर आपको अपना ये रिजल्ट डिसाइड करना है कि आप नेट के लायक प्रिपरेशन है या फिर जेआरएफ के लायक प्रिपरेशन है। तो अब हम बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करते हैं। भारत में आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय विकसित करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था काम कर रही है? पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, और चौथा है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर। तो यहाँ पर हमें पता चलाना है कि भारत में आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय विकसित करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था काम कर रही है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर आप सजेस्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर है सी, कि जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, जिसको हम इंग्लिश में AICTE बोलते हैं, AICTE, और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। देखो, जो ये AICTE जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, ये इस एग्जाम में 2 तरीके से इम्पोर्टेंट है। पहला करंट के बेस पर, दूसरा हाई एजुकेशन के टॉपिक के बेस पर। तो इसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना। अब इसका हमने कुछ सॉल्यूशन तैयार किया है। प्रस्तावित आभासी विश्वविद्यालय समय समय पर AICTE और NITTR चंडीगढ़ की संयुक्त पहल है। जो प्रस्तावित आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय वो समय समय पर AICTE और NITTR चंडीगढ़ की संयुक्त पहल है। इससे उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्नातक कार्यक्रमों के छात्रों के बीच अनुवादकीय कौशल लाने की उम्मीद है। कि इसके द्वारा उद्योगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्नातक कार्यक्रमों के छात्रों के बीच अनुवादकीय कौशल लाने की उम्मीद की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। ISR का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए है इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट, दूसरा है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, तीसरा है इंटरप्ट सर्विस रेस्पॉन्स, और चौथा है इंटरप्ट सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट। तो जो ये क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 203 क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखो 203वां जो क्वेश्चन वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, किसके लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कोबोल, बी है C++, सी है प्रोलॉग और डी है ऑल ऑफ दीज। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो प्रोलॉग है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए निम्न में से, कि देखो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वो है प्रोलॉग। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोलॉग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ तैयार किया इस तरीके से। प्रोलॉग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्युनिकेशनल नहीं कंप्यूटेशनल है ये। यहाँ पर इस शब्द को आपको बहुत फोकस से पढ़ना है कि प्रोलॉग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, जो प्रोलॉग है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान से जुड़ी एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोलॉग को मुख्य रूप से घोषणात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। जो प्रोलॉग है इसको हम घोषणात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोलॉग भाषा मुख्य रूप से एक व्यावसायिक समस्या को हल करने पर केंद्रित है। जो प्रोलॉग भाषा है वो मुख्य रूप से एक जो व्यावसायिक समस्या है उसको हल करने पर केंद्रित है। उसके बाद प्रोलॉग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है जो प्रोलॉग की फुल फॉर्म है। उसके बाद है कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये है कोबोल की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 204वां। यहाँ पर हमें क्या करना है, मिलान करना है, आपस में सुमेलित करना है इनको, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो देखो जो लिस्ट फर्स्ट है एक साइड है, लिस्ट सेकंड दूसरी साइड है, हमें आपस में इनको बिल्कुल मिलान करना है। और ये यहाँ पर इसके ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन है, तो आपको मिलान करना है और इन ऑप्शनों को मैच करना है। तो देखो जो ICL 2900 है वो किससे संबंधित है, तीसरी जनरेशन से। एप्पल मैग्नीटॉस है जो संबंधित है चौथी जनरेशन से। PDP फर्स्ट है जो संबंधित है दूसरी जनरेशन से। और जो मार्क फर्स्ट है वो संबंधित है पहली जनरेशन से। दोबारा से देख लो, जो ICL 2900 है वो संबंधित है तीसरी जनरेशन से। इसके अलावा जो एप्पल मैग्नीटॉस है वो संबंधित है चौथी जनरेशन से। PDP फर्स्ट है वो संबंधित है दूसरी जनरेशन से। और मॉर्क फर्स्ट है वो संबंधित है पहली जनरेशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। 205वां क्वेश्चन है कि डिजिटल विभाजन, जिसको हम डिजिटल डिवाइड वह शब्द है, डिजिटल विभाजन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं, एक वह शब्द है जिसका उपयोग IT व ICT के उपयोग में विभेदीकरण के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में, विभेदीकरण के संदर्भ में किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड वह शब्द है जिसका उपयोग IT या ICT के उपयोग में विभेदीकरण के संदर्भ में किस संदर्भ में किया जाता है। तो ये चार ऑप्शन है बिल्कुल आपके सामने। पहला ऑप्शन है विकसित और विकासशील राष्ट्र, दूसरा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, तीसरा है दोनों और चौथा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है
कि इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो जो डिजिटल डिवाइड है वो संबंधित है इन दोनों से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो ये दोनों कथन है, विकसित एवं विकासशील राष्ट्र, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ए और बी दोनों सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में कुछ डिजिटल डिवाइड के लिए बोला है। डिजिटल विभाजन उन लोगों के बीच, किसके बीच? उन लोगों के बीच अंतर को, किसको? अंतर को दर्शाता है जिनकी इंटरनेट तक आसान पहुंच है और जिनकी इंटरनेट तक आसान पहुंच नहीं है। ये गौर से पढ़ना है आपको कि जो डिजिटल डिवाइड है यह उन लोगों के बीच अंतर को दर्शाता है जिनकी इंटरनेट तक आसान पहुंच है और जिनके इंटरनेट तक आसान पहुंच नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमने बता दिया आपको। अब हम आगे चलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए क्वेश्चन नंबर 206 के ऊपर। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। MQB PTE TXI, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फिलअप करना है और आगे है AEP। तो देखो यदि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत सही ढंग से सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा मेथड है, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनका आपको नंबर याद होना चाहिए। सबसे पहले आप इनको नंबर याद करो। जो नंबर याद करने का मेथड था वो जब मैंने रीजनिंग पढ़ाया था उसमें आपको बता दिया है वहाँ। तो देखो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स में डिवाइड करते हैं। क्या किया? नंबर्स में डिवाइड किया। जैसे M13, P17, B2, P16, T20, E5, T20, X24, I9। फिर ये क्या हुआ? ये ब्रैकेट है जहाँ पर हमें फिलअप करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। A1, E5 और P16। हमने बिल्कुल इस तरीके से इनका नंबर लिख दिया सबसे पहले, बिल्कुल जस्ट नीचे। अब हमें क्या करना है, एक पेयर से दूसरे पेयर में हमें इसका डिफरेंस ढूंढना है। दोनों पेयरों में हमें कंपेयर करना है कि यहाँ पर दोनों पेयर, जो पेयर फर्स्ट है, जो ये पेयर है, इस पेयर में और इस पेयर में क्या समानता है, इस पेयर में और इस पेयर में क्या समानता है, और फिर इस पेयर से क्या समानता है। तो देखो यहाँ पर देखो एक बार हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग के जो लेटर थे M, P, T, W और A, तो यहाँ पर W क्या है? W यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें इसकी जगह फिलअप करना है। जो ये वाला बॉक्स है हमें क्या करना है, इसकी जगह फिलअप करना था कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखो P, यहाँ पर देख लो M ले लिया, फिर इसका P ले लिया, फिर इसका T ले लिया, फिर इसका A ले लिया। ऐसे ही फिर इसके जो मिड लेटर है, बीच के जो अक्षर है, जैसे Q, E, X, E, तो देखो Q, T, X, E। फिर लास्ट अक्षर ले लिया B, T, I, P, तो देखो B, E, I, P। हमने क्या किया, बिल्कुल जो लास्ट के लेटर थे उनको ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हमने इस तरीके से ले लिया था M और P, ये 13 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का है। फिर P और T दोनों के बीच 4 का डिफरेंस, फिर T और W दोनों के बीच 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का डिफरेंस। कैसे? उसके बाद Q और T के बीच में 3 का डिफरेंस, T X के बीच में फिर 4 का डिफरेंस, X और A के बीच फिर 3 का डिफरेंस, A और E के बीच फिर 4 का डिफरेंस। तो इस तरीके से ये आप इसको सॉल्व कर लेना। जब आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से इसको सेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने जो ये बिल्कुल लाइन है, डायरेक्ट लाइन है, इससे क्या किया मैंने, फर्स्ट टू फर्स्ट पेयर को मिलाया ऐसे। फिर जो डैश डैश वाली लाइन है, इससे क्या किया मैंने, जो सेकंड पेयर है, बीच का पेयर है, उसको आपस में मिलाया।
और जो ऊपर वाली लाइन है उससे मैंने क्या किया है, सभी के लास्ट के पैरों को मिलाया मैंने ऐसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, WAL। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमनात्मक, क्वेश्चन नंबर 207 है। निगमनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करना है, हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है परिकल्पना, दूसरा है सिद्धांत, तीसरी है प्रतिपुष्टि और चौथा है अवलोकन। ये जो टोटल 4 हमारे पास इसके अनुक्रम है। इनको हमें बिल्कुल सीरियल वाइज जमाना है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, सिद्धांत आता है। सिद्धांत के बाद क्या आती है, परिकल्पना आती है। परिकल्पना के बाद क्या आता है, अवलोकन आता है। और अवलोकन के बाद क्या आता है, प्रतिपुष्टि आती है। ध्यान रखना, सबसे पहले सिद्धांत, फिर परिकल्पना, फिर अवलोकन और फिर पुष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 208 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया की बांधनीय विशेषता है। क्या है, बांधनीय विशेषता है। ऑप्शन ए है लंबी, दूसरा है समसामयिक, तीसरा है व्यापकता और चौथा है जटिल। हमें क्या करना है, मूल्यांकन प्रक्रिया की जो बांधनीय विशेषता है उसका हमें यहाँ पर पता चलाना है। तो यहाँ पर जो इसकी विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, व्यापकता। देखो, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि मूल्यांकन है जो व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। जो मूल्यांकन होता है उसके द्वारा विद्यार्थियों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। उनका बिल्कुल सभी तरीके से विकास होता है। क्या होता है, सभी तरीके से विकास होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मूल्यांकन में किसी भी विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है। क्या है कि जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें विद्यार्थी के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। हमें यहाँ पर क्या करना है, वही मिलान करना है उसी की तरह। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट है, यहाँ पर लिस्ट सेकंड है। बहुत से आसान से शब्दों में हमें इनको मिलान करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 209वां क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इस तरीके के इसमें ऑप्शन है जिनको हमें मिलान करना है। तो देखो, आप इसका एक बार खुद मिलान कर लो, फिर मैं करके बताता हूँ। देखो, संगठन का आकार क्या है, संगठनात्मक बाधा है। पर्यावरणीय तनाव भौतिक बाधा है। चयनात्मक धारणा मनोवैज्ञानिक बाधा है। भाषा और सांस्कृतिक संबंधित जो बाधा होती है वो कौन सी है, शब्दार्थ की बाधा है। देखो, जो संगठन का आकार है वो संगठनात्मक बाधा है। पर्यावरणीय तनाव भौतिक बाधा है। चयनात्मक धारणा मनोवैज्ञानिक बाधा है। भाषा और सांस्कृतिक ये शब्दार्थ की बाधाएं हैं। तो इसका मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन तैयार किया है, वो आपको बता देता हूँ। देखो, ये है संगठन का आकार संचार प्रक्रिया के एक संगठनात्मक अवरोध है। जो संगठन का आकार है वो संचार प्रक्रिया में एक संगठनात्मक अवरोध है, जो संगठन के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ा हो जाता है। जैसे जैसे संगठन का आकार बढ़ेगा, संगठनात्मक अवरोध है वो उसी ही तरीके से बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा है उच्च तापमान, खराब वायु संचार जैसे पर्यावरणीय अवरोधों कारक संचार में भौतिक बाधाएं का कारण बन सकते हैं। ये जो उच्च तापमान है, खराब वायु संचार है, पर्यावरणीय अवरोध है, ये सारे क्या हैं, भौतिक बाधाओं के रूप में क्या करते हैं, भौतिक बाधाएं पैदा करती हैं। फिजिकल जो एरर्स हैं, बैरियर्स हैं, वो पैदा करती हैं, भौतिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है तीसरा चयनात्मक धारणा। जो चयनात्मक धारणा है वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। चयनात्मक धारणा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। उसके बाद नेक्स्ट है शब्दों के उपयोग में असहमति होने पर शब्दार्थ बाधाएं उत्पन्न होती है।
शब्दों के उपयोग में असहमति होने पर शब्दार्थ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 209। उसके बाद हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर कि AAC इसकी फुल फॉर्म क्या है। हमें यहाँ पर AAC की फुल फॉर्म का पता चलाना है। पहला ऑप्शन है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, दूसरा है एप्लीकेशन ऑडियो कोडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन ऑडियो सेंटर, चौथा है अप्लाइड ऑडियो कोडिंग, अप्लाइड ऑडियो कोडिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपको सजेस्ट करना है, फिर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो जहाँ तक हमारे आज का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था टेस्ट मॉडल सेट टेस्ट, तो आप अपना यहाँ तक एनालिसिस करो कि इन 10 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि आपने यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी नेट 100% हो जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और यदि आपके 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन 10 क्वेश्चन में से तो समझो आपका JRF 100% हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और यदि आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की PDF लेनी है, जैसे 200 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं और आगे और भी मैं 1000-1500 ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। इन सभी की यदि आपको PDF लेनी है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 7891350470, उनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं, PDF ले सकते हो। और एक स्पेशल टारगेट लेके JRF का स्पेशल टारगेट लेके मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। और हाँ, यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को ढेर सारे लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जहाँ भी जैसी भी समस्या हो आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 211 है अभिकथन ए, रक्षात्मक और भय, क्या भय, रक्षात्मक और भय प्रभावी संचार के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। कारण घबराहट, चिंता और तनाव, क्या है, घबराहट है, चिंता है और तनाव के साथ भय एक अवरोधक प्रभाव है जिसके परिणाम स्वरूप संकीर्ण सोच, क्या है, संकीर्ण सोच और इस प्रकार संचार विकृति हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल 4 ऑप्शन है जो आपको समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन पहले में दोनों कथन सही हैं, आधे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन दूसरे में दोनों सही हैं, आधे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी में ए सही है और आर गलत है, और ऑप्शन डी में ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों कथन बिल्कुल सही है और जो कारण है वो अभिकथन ए की व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, निम्नलिखित में से कौल और चांद, जो 2 विद्वान थे, कौल और चंद, चंद भी बोल देते हैं इसको, चांद भी बोल देते हैं, के अनुसार संचार के चरणों, किसके, संचार के चरणों के लिए सही क्रम दिखाता है। कि निम्नलिखित में से कौन कौल और चांद के अनुसार संचार के चरणों के लिए सही क्रम दिखाता है। ऑप्शन ए है संचरण, डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि और निर्माण। उसके बाद ऑप्शन बी है निर्माण, एनकोडिंग, संचरण, डिकोडिंग और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन सी है एनकोडिंग, संचरण, डिकोडिंग, निर्माण और प्रतिपुष्टि। ऑप्शन डी है निर्माण, एनकोडिंग, डिकोडिंग, संचरण, यहाँ पर निर्माण 2 बार आ गया तो निर्माण बार स्टार्टिंग में था, या नहीं है, और प्रतिपुष्टि। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछ रहे हैं वो समझना है और फिर इसका करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 212 का वो है ऑप्शन नंबर बी, कि कौल और चांद का जो संचार का जो मॉडल था
उसमें उन्होंने टोटल 5 चरण बताए थे। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, कोल एवं चांद के अनुसार कक्षा संचार की सामान्य प्रक्रिया में निम्नलिखित टोटल 5 चरण शामिल है। कि कोल और चांद की जो कक्षा संचार की सामान्य प्रक्रिया है उसमें टोटल 5 चरण शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है संदेश निर्माण करना, उसके बाद है एनकोडिंग करना, फिर है संचरण करना, फिर आता है डिकोडिंग करना, फिर आता है फीडबैक तैयार करना और लास्ट में आता है मूल्यांकन करना। कि सबसे पहले संदेश निर्माण किया जाता है, फिर एनकोडिंग की जाती है, फिर संचरण किया जाता है, फिर डिकोडिंग की जाती है, फिर फीडबैक दिया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 213 है उसके ऊपर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्नौली संचार का रैखिक मॉडल है? बर्नौली संचार का हमें रैखिक मॉडल का पता चलाना है कि यहाँ पर बर्नौली संचार का रैखिक मॉडल कौन सा है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है SMRC, क्या है SMRC। दूसरा ऑप्शन है उसमें है SRMC, तीसरे में SMCR और चौथा में SRCM। तो ऐसे ये टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो जो 213वां क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि SMCR इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। देखो S का मतलब होता है क्या, यहाँ पर लिख रखा हूँ मैं। S का मतलब होता है सेंडर, M का मतलब होता है मैसेज, S का मतलब है सेंडर, M का मतलब है मैसेज, C का मतलब है चैनल और R का मतलब है रिसीवर। S का मतलब सेंडर, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल और R का मतलब रिसीवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। एक संदेश के नीचे एक संदेश को क्या कहते हैं? एक संदेश के नीचे एक संदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उपपाठ, ऑप्शन बी है अंतरपाठ, ऑप्शन सी है आंतरिक पाठ और ऑप्शन डी है अंतः स्थापित पाठ। कि एक संदेश के नीचे एक संदेश को क्या कहते हैं? उपपाठ कहते हैं, अंतरपाठ कहते हैं, आंतरिक पाठ कहते हैं या फिर अंतः स्थापित पाठ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपपाठ। कि एक संदेश के नीचे जो दूसरा संदेश होता है उसको उपपाठ कहते हैं। उपपाठ एक रचनात्मक कार्य की कोई भी सामग्री है। क्या है? एक रचनात्मक कार्य की कोई भी सामग्री है जिसे स्पष्ट रूप से वर्णों या लेखक द्वारा घोषित नहीं किया जा सकता। कि जो उपपाठ है वो एक रचनात्मक कार्य की कोई भी सामग्री है जिसे स्पष्ट रूप से वर्णों या लेखक द्वारा घोषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 215 है। यहाँ पर एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कथन है यहाँ पर कि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान हैं। सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, यहाँ पर यह कथन है। सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान है, यहाँ पर यह कथन है, जो कथन बिल्कुल सही है। क्या है? यह कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें क्या पता चलाना है? एक गलत कथन का पता चलाना है कि सभी वैज्ञानिक बुद्धिमान हैं, यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। तो हमें क्या किसका पता चलाना है? हमें पता चलाना है कि यहाँ पर गलत बात क्या है। हमें यहाँ पर गलत बात का पता चलाना है। ये 3 टोटल ऑप्शन दिए हुए हैं कथन। पहली गलत बात है कोई भी वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है। दूसरा है कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान होते हैं। तीसरा है कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो देखो ये एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से समझा दूंगा। एक सीधा सा फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूले को दिमाग में घुसाओ और
इस तरीके के कितने भी कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसका आंसर बिना खो पड़े चलाए हुए केवल क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे। इतना आसान सा तरीका मैं आपको वहाँ बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में पहला दूसरा, दूसरे ऑप्शन में दूसरा और तीसरा, तीसरे ऑप्शन में पहला और तीसरा, और चौथे ऑप्शन में केवल पहला। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो कोई भी वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है और कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है। ये दोनों बात क्या है यहाँ पर गलत है। कोई भी वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है और कुछ वैज्ञानिक बुद्धिमान नहीं है, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है यहाँ। और इसका जो आंसर की है वो ये है, आप इसका अपना आंसर मैच कर सकते हो जो मैंने बिल्कुल लास्ट में दे दिया इसके आंसर की। शुरू के जो 10 क्वेश्चन है जिनसे आपको अपना रिजल्ट निकालना है वो 10 क्वेश्चन ये हैं। इसके अलावा आप चाहो तो इन 5 क्वेश्चनों से भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हो कि आपका स्कोर कितना होता है। कमेंट करके बताना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे को क्या बदलाव करना चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, कैसा भी कोई भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो कमेंट करके। PDF भी ले सकते हो जिसका जो मेथड है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। पहले मैंने मोबाइल नंबर बता दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो और चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।